तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। क्या दोस्तों आप यकीन करोगे कि ब्रिटेन कह दूं मैं, या इंग्लैंड कह दूं, या यूके कह दूं, बेसिकली एक ही चीज तो नहीं है, कुछ कुछ अंतर है, लेकिन मोटा मोटी हम एक ही मांग ले कि इंग्लैंड जैसा देश जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों का क्या कभी यहां पर सूर्यास्त नहीं होता, उस देश का सेकंड लार्जेस्ट सिटी दिवालिया हो गया। क्या आपको यकीन करोगे? सेकंड लार्जेस्ट सिटी ये दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। कल इसने है ना अपने आप को कोर्ट में लिख के दे दिया कि भाई हमारे ऊपर जो कर्ज है वो हम नहीं चुका पाएंगे। तो क्या आप यकीन करोगे? तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ये सिटी है बर्मिंघम। बस आपको इस सिटी का नाम याद रखना कि हाल ही में ब्रिटेन के कौन से शहर ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो उसका नाम है बर्मिंघम। थोड़ा डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारी न्यूज की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली मॉर्निंग में क्या डिस्कस करते हैं इस चैनल पर, डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज है 8 अगस्त, आज है 8 सितंबर 2023। आई होप आप सब दोस्तों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैं तो पढ़ता हूं इकोनॉमिक टाइम्स। इसको इकोनॉमिक टाइम्स को मैं यहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज तो मोटा मोटी दो ही न्यूज है दोस्तों। एक तो क्या न्यूज है, एक तो सिंपल न्यूज है, बर्मिंघम शहर है, ये इसने क्या किया, इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया कि हमारे पास तो पैसे नहीं है उधार पेमेंट करने के। दूसरा न्यूज है एक बेसिकली विरल आचार्य, आपका नाम सुना होगा। विरल आचार्य का नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। ये वंस अपॉन ए टाइम 2018-19 में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। बाद में इन्होंने कुछ विवाद हुआ गवर्नमेंट से तो रिजाइन कर दिया। तो इन्होंने कोई बुक लिखी है, उस बुक में आरबीआई की ऑटोनॉमी के बारे में कुछ डिस्कस किया है। इंपोर्टेंट है, आरबीआई की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। बेसिकली 2018-19 का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज की तरफ। सबसे पहले ये न्यूज देखिए आप, CNN बिजनेस की। ब्रिटेन सेकंड लार्जेस्ट सिटी, जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन भी कहते थे, इंग्लैंड भी कहते हैं, कई उसका अंतर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कौन सा? बर्मिंघम। मैंने बताया बर्मिंघम। ये बेसिकली बर्मिंघम है ना, लंदन से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। लंदन से 160 किलोमीटर दूर है। ब्रिटेन में सबसे बड़ा शहर, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन के पूरी दुनिया में लगभग सबसे बड़ा शहर माना जाता है लंदन। इस लंदन के बाद में सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सा माना जाता है? सेकंड लार्जेस्ट सिटी है बर्मिंघम। ये बर्मिंघम दोस्तों लंदन से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, 100 माइल, या मैं कह दूं इसको 160 किलोमीटर के आसपास है। और ये ब्रिटेन का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, लगभग 40 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो गवर्नेंस होती है वो कई टीयर में बटी होती है। जैसे इंडिया में मैं कहूं कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो 3 टीयर स्ट्रक्चर है। सबसे टॉप पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। फिर सेकंड नंबर पर जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट, मोदी जी सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार। थर्ड नंबर पर होती है जो लोकल गवर्नेंस होती है, जैसे गांव में ग्राम पंचायत, शहरों में नगरीय निकाय, जैसे जयपुर में नगर निगम, जिसको मैं कह दूं अर्बन लोकल बॉडी, जो अपने शहर का मैनेजमेंट करता है। जैसे राजस्थान में मैं कहूं जयपुर नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, ये नगर निगम अपने शहर का संचालन करती है। तो इन नगर निगम को जैसे जयपुर नगर निगम में सपोर्ट करो, डेवलपमेंट करते हैं। कुछ पैसा तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। कैसे मिलता है आप सबको पता है, मैंने कई बार बता रखा। 15 फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग आते हैं, 14 वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग, ये इनको पैसा देते हैं। कुछ पैसा इनको स्टेट देता है। कैसे देता है ये सबको पता है। कैसे? स्टेट फाइनेंस कमीशन से ग्रांट मिलती है। जो राज्य वित्त आयोग होता है, 5वां राज्य वित्त आयोग, 6ठा राज्य वित्त आयोग, ये इनको पैसा दिलाते हैं। साथ में कुछ इनकी ओन इनकम होती है, खुद की इनकम होती है। कैसे होती है? यूडी टैक्स होता है। अब जो प्रॉपर्टी टैक्स, शहरों में जो प्रॉपर्टी होती है, मकान होता है या आवासीय बिल्डिंग होती है, उन पर यूडी टैक्स लगता है, वहां से इनकी इनकम होती है। और कई इनके इनकम के सोर्स होते हैं, लैंड होती है इनके पास में, लैंड पे डेवलप कर देते हैं। तो ये तो सोर्स होते ही होते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इस इनकम के अलावा इनका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। आजकल भारत में पैशन चल रही है कि ये नगर निकाय क्या कर रही है, उधार ले रही है। उधार लेके शेयर मार्केट से फिर उसको निवेश कर रही है या डेवलपमेंट में लगा रही है। इसको क्या कहते हैं? ये टूल को कहते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, म्युनिसिपल बॉन्ड, नगर निकाय उधार लेने के लिए शेयर मार्केट में जो बॉन्ड जारी करती है उसको म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। तो ये बोरो करके क्या कर रही है? बोरो करके डेवलपमेंट करा रही है। जैसे अभी हाल में इंदौर नगर निगम ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए थे। लेकिन दोस्तों सपोज करो उसने उधार ले लिया, अब इनकम नहीं हो रही, तो ये चुकाएगा कैसे? सपोज करो ये उधार तो ले लिया, लेकिन इनका इनकम कम रह गया परमानेंटली, तो ये चुका नहीं पाएंगे तो क्या होगा? ये डेट, ये क्या हो जाएगा? बैंकक्रप्ट हो जाएगा कि भाई हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है कि हम अपना कर्ज को चुका पाए। तो ऐसा ही हुआ। जो बर्मिंघम सिटी है, बेसिकली यहाँ पर क्या है? यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल है, नगर परिषद कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, म्युनिसिपल बॉडी है कुल मिला के।
जो इनकी शहरी सरकार है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बोरो है ना, हमने कई सारा पैसा उधार ले रखा। बेसिकली अभी आपको पता हो कुछ टाइम पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें बर्मिंघम भी शामिल था। बर्मिंघम भी क्या हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब इन्होंने खूब खर्चा किया। क्या किया, खूब खर्चा किया, धड़ल्ले से खर्चा किया जाए। क्या किया जाए, धड़ल्ले से खर्चा किया जाए, चिंता की कोई बात नहीं, पैसा कहां से आएगा, पैसा बोरोइंग से आएगा। लेकिन बोरोइंग करके इन्होंने खर्चा तो कर लिया, लेकिन अब उसको चुकाने में ये नाकामयाब है, इनके पास पैसा नहीं है। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है और हम अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं। अब हम और काम की बजाय केवल जो हमारे इमरजेंसी काम है, इसेंशियल काम है, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था, ये इन्हीं पर ध्यान देंगे, बाकी डेवलपमेंट के काम पे हम फिलहाल ध्यान नहीं देंगे। तो ये था बर्मिंघम का मैटर। सिंपल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन का कौन सा सिटी ने भी अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। हालांकि दोस्तों बहुत कम ऐसा देखा गया कि कोई सिटी दिवालिया हो सकता है। हालांकि होने में तो दिवालिया कौन देश भी हो गया। अभी आपको मैंने कई बार बता रखा था, श्रीलंका का हमने पढ़ा था। श्रीलंका ने क्या कर दिया था, अपने आपको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया था कि भाई हमारे पास कर्ज चुकाने के पैसा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसे ही लगभग नियर टू क्या है, नियर टू दिवालिया ही है अभी। हालांकि उसने अपने आप को घोषित नहीं किया, लेकिन नियर टू बैंकक्रप्ट ही है वो। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज। अब हम दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज, जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं दोस्तों, कोई बैंकिंग एम्प्लॉय हो चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉय हो, उन सबके लिए ये जानकारी बहुत आवश्यक है। मैं आज बैंकिंग के बेसिकली आरबीआई की ऑटोनॉमी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये इतना न्यूज में नहीं रहा, बेसिकली ये पूरी घटनाएं हुई थी 2018 में। शायद आप में से कई लोग तो उस टाइम न्यूज देखते नहीं होंगे, उनको ये मैटर पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा 2018 की। ये बेसिकली सर ऐसा क्या शौक चढ़ गया कि 2018 की कहानी आज सुना रहे हो, क्योंकि बेसिकली ये 2023 में अभी लेटेस्ट में सितंबर में न्यूज में आई है। ये विरल आचार्य क्या हुआ करते थे, जो विरल आचार्य है ना, विरल आचार्य, ये 2018 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, आरबीआई में डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या, अब 2023 में इन्होंने बुक लिखी है अपनी, एक क्या लिखी है, अपनी एक पुस्तक लिखी है, और उसमें मोदी गवर्नमेंट पे कुछ आरोप लगाए। क्या लगाए, मोदी गवर्नमेंट पे कुछ आरोप लगाए कि मोदी गवर्नमेंट हमसे 2-3 लाख करोड़ रुपए उगाना चाहती थी, ताकि वो चुनाव के चक्कर में जो वेलफेयर स्कीम से उस पर ज्यादा खर्च कर सके। तो पूरा मैटर देखेंगे हम, आरबीआई की ऑटोनॉमी का, सेक्शन 7 क्या होता है आरबीआई एक्ट का, इसके बाद पूरा मामला क्या था, विमल जालान क्या कमेटी क्या थी, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। दूसरी न्यूज देखिए आप विरल आचार्य की। विरल आचार्य कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट नाम से क्या करी, 2 से 3 लाख करोड़ की डिमांड करी। 2 से 3 लाख अमाउंट सुनना, 2 से 3 लाख करोड़ की डिमांड करी कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना पैसा भारत सरकार को दे। तो क्या आरबीआई भारत सरकार को पैसा देता है कि बिल्कुल देता है, क्यों देता है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। ऐसा विरल आचार्य जी ने आरोप लगाया, इनके आरोप में कितनी सत्यता है उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो देखो, आप सबको पता है सबका मालिक कौन है भाई। भारत में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, कुछ भी हो, सब कुछ का बॉस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भारत सरकार है, जनता चुनाव करती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके अंडर उनके अंडर में मिनिस्ट्री जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनती है, ऐसे एक फाइनेंस मिनिस्ट्री बनती है। ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री देश में पूरा फाइनेंस का काम देखती है, सबका बॉस होता है। पूरा जितना भी फाइनेंस का मैटर होता है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे और कोई मैटर हो, सबका काम कौन देखेगा, फाइनेंस मिनिस्टर देखेगा, ओवरऑल सबका बॉस है। इसके अंडर में कई सारी संस्थाएं हैं, अंडर में नहीं है मतलब, और कई सारी संस्थाएं बना रखी है जो संबंधित जो सेक्टर को देखती है। जब बैंकिंग सेक्टर का काम देखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है, ठीक है। शेयर मार्केट का काम देखती है सेबी, और भी कई सारी संस्थाएं, फिलहाल मैं उन पर नहीं जाऊंगा। तो भारत सरकार का अपना काम है। भारत सरकार का काम क्या है, पब्लिक को डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट के लिए पब्लिक का देश में डेवलपमेंट कराना, और फिर चुनाव लड़ना है तो वोट लेना। भाई हर सरकार दुनिया की, कोई भी सरकार तभी है, कोई सीएम कितना पॉपुलर हो, कोई पीएम कितना पॉपुलर हो, अगर उसको वोट नहीं मिलेगा तो क्या काम का है उसका डेवलपमेंट का प्रयास। तो हर सरकार चाहती है कि भाई वो दोबारा रिपीट हो, उसको जनता वोट दे। वोट देने के लिए वो कुछ प्रयास करती है, सब जगह कर रहे हैं, भारत सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रहे हैं। मोबाइल बट रहे हैं, किस लिए बट रहे हैं सभी जानते हैं हम। इसके अलावा भारत सरकार कई सारे किसानों को वो जैसे 6,000 रुपए जमा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, सब वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। वोट के लिए अट्रैक्शन, वो गलत भी नहीं है। लोकतंत्र में हर पार्टी का प्रयास रहता है कि वो वोट अट्रैक्ट करें अपने लिए मैंडेट हासिल करें जनता से। तो यहां तक बात ठीक थी। अब आरबीआई का अपना काम है, आरबीआई अपना काम है, ये कोई चुनाव तो लड़ती नहीं है आरबीआई, ये तो एक टेक्निकल है, एक तरह से टेक्निकल संस्था है। तो एक तरफ तो हो गया दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक तरफ हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या काम है, देश के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है, राजकोषीय नीति, आपने सुना हो, कुछ नहीं है पॉलिसी,
ऐसी पॉलिसी जिससे गवर्नमेंट के पास इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इनकम कहां से होती है? टैक्स से होती है। इनकम कहां से होती है? टैक्स से होती है। और एक्सपेंडिचर कहां करता है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिफरेंट स्कीम में करते हैं, ये तो हम सबको पता है। तो जो गवर्नमेंट के आय हुए की जो पॉलिसी होती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसमें इनकम टैक्स वगैरह जो बहुत सारे टैक्स होते हैं वो आ जाते हैं इनकम के लिए, एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की स्कीम्स आ जाती है। दोस्तों आरबीआई का मेन काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आप सबको कई बार पढ़ा रखा है, रेपो रेट घटाना बढ़ाना, रेपो रेट घटाना बढ़ाना, सीआरआर घटा बढ़ाना, जिससे क्या हो पूरे देश में जो मनी की सप्लाई होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये इसका मेजर काम होता है आरबीआई का। इसके अलावा एक काम होता है महंगाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, देश में महंगाई नहीं बढ़े उसको रोकना। कैसे रोकेगा? जब महंगाई बढ़ जाए तो लोन महंगा कर दो ताकि लोन कम ले, लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, सीधी सी बात। ये सब आरबीआई काम होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, गवर्नमेंट चाहती है वोट बैंक, गवर्नमेंट को चुनाव लड़ना है भाई, और आरबीआई एक टेक्निकल संस्था है। आरबीआई क्या है? एक टेक्निकल संस्था है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? वोट के लिए क्या चाहिए? वोट के लिए चाहिए खूब पैसा खर्च करो, एक्सपेंडिचर करो, खूब पैसा खर्च करो। भाई चाहे महंगाई बढ़े घटे कुछ मतलब नहीं, गवर्नमेंट को तो क्या करे, किसी न किसी प्रकार से वोट को अटैक करना। लेकिन आरबीआई एक टेक्निकल संस्था है, ये गवर्नमेंट के ऐसे अंधविश्वास में काम नहीं कर सकती। ये तो एक रेशनल बेस पे काम करता है। कैसा करता है? रेशनल बेस पे काम करता है, इकोनॉमी के बेस पे काम करता है, इकोनॉमिक्स के आधार पर काम करता है। देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह सब इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के अनुसार बने, उस पर यह ध्यान करता है। इसको तो चुनाव नहीं लड़ना। तो यही इनके बीच डिस्प्यूट होता है, यही इनके बीच क्या डिस्प्यूट होता है। गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, आरबीआई वो करना नहीं चाहता, तो फिर क्या होगा? दोनों के बीच टकरार होगा। ये तो आजादी के बाद से हमेशा से गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच तकरार चलती रही है, उसमें कोई सामान्य बात है। और हेल्थी डिस्कशन तो जरूरी है किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए, तो ये चलता रह रहा था। लेकिन मामला क्या था? अब इसके पहले एक बार आरबीआई का हम बैकग्राउंड देख लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी बेसिकली वो एक ब्रिटिश काल में हुई थी, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन हुई थी, नहीं हुई थी। कैसे करी थी इसकी स्थापना? तो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से की थी। प्राइवेट सेक्टर इसके शेयर होल्डर थे, लगभग शेयर जो ना, शुरुआत में पैसा चाहिए था, लगभग 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कैसे किए? प्राइवेट आदमी को जो शेयर बेच के 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले, वो आरबीआई को दे दिया, आरबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया। तो आरबीआई के ओनर कौन थे यहाँ पे आरबीआई के ओनर पब्लिक सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर थे। लेकिन बाद में क्या हुआ आप सबको पता है, फिर बाद में इसको और ज्यादा पावर देने के लिए क्या किया? आरबीआई एक्ट पास किया गया था, आरबीआई एक्ट 1934। जो आरबीआई का जितना भी काम होता है बेसिकली सारा काम किसके माध्यम से होता है? आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से होता है। इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई का जितना भी संचालन है ना, कितना गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर क्या होंगे, किसका क्या काम होगा, सब कुछ कहाँ है, आरबीआई क्या क्या फंक्शन होंगे, सब कुछ की डिटेल में आरबीआई एक्ट 1934 में। बाद में आपको पता है आजादी के बाद में जो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक ये था, इसको क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडरटेकिंग कर लिया, नेशनलाइज कर दिया इसको। क्या किया? नेशनलाइज कर दिया। और सारे 100% जो शेयर होल्डिंग थी वो किसने खरीद ली? भारत सरकार ने खरीद ली। तो मैं कहूं आज की डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 100% ओनर कौन है, मालिक कौन है? 100% ओनर कौन है? तो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि सारी शेयर होल्डर इसके पास है, सारे शेयर होल्डिंग इसके पास है। और आप इतना तो जानते होंगे, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की, जिसने मान लो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो प्रॉफिट का हिस्सा किसको जाता है? हमेशा प्रॉफिट का कुछ तो कहीं खर्चा में निकालेगा, कुछ ये सेव कर लेगा, लेकिन बाकी पैसा क्या होता है? शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। तो बताओ अब आरबीआई प्रॉफिट कमाएगा तो पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, नहीं जाएगा? भाई आरबीआई का मालिक कौन? 100% शेयर होल्डिंग किसके पास में? गवर्नमेंट के इंडिया के पास में। तो अगर आरबीआई को कुछ पैसा हुआ तो प्रॉफिट के रूप में उसका शेयर होल्डिंग डिविडेंड किसके पास जाएगा? तो डिविडेंड जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो आरबीआई हर साल, एवरी ईयर कुछ ना कुछ डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट को राशि देती है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। मुद्दा सबसे पहले देखो मैंने बता दिया आरबीआई गवर्नेंस में, आरबीआई की जो गवर्नेंस होती है वो आरबीआई एक्ट 1934 से होती है। इसकी तरह इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तब ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। क्यों? क्योंकि इसके शेयर होल्डर प्राइवेट लोग थे। बाद में इसका नेशनलाइजिंग कर दिया आजादी के बाद में। तो आज के डेट में इसका 100% ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 100% शेयर होल्डिंग है तो ये कुछ प्रॉफिट कमाएगा तो उसको डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा, ठीक है बात यहां से। पर ये डिविडेंड देता है, ये भी ठीक है। जनरली गवर्नमेंट सपोर्ट आरबीआई ऑटोनॉमी। पर हुआ क्या था मैटर, अब ये हम देखेंगे। सब कुछ ठीक था। अब आप लोग पूछोगे सर आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है? तो एक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, हमको याद होना चाहिए। एक सीनियोरेज का कंसेप्ट है, सीनियोरेज का। आप इसको समझो,
आरबीआई का जो मेन प्रॉफिट होता है बेसिकली सीनियरेज से होता है। सीनियरेज का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसका देसी एग्जाम्पल समझेंगे। ये 500 का नोट है, ठीक है, 500 का नोट है। इसको आरबीआई ने कितने में प्रिंट किया? आरबीआई आप जानते हैं नोट छाप के जारी करने का काम करता है। लगभग समझ करो इसको प्रिंट करने में 5 रुपए आए खर्च हुए, और ये चला कितने में? 500 रुपए में। तो सोचो आरबीआई ने क्या किया, 5 रुपए खर्च किया और बैंक को कितने में टिका दिया? वो 500 रुपए में टिका दिया, क्योंकि नोट तो 500 का है, खर्चा कितना हुआ? 5 रुपए का हुआ। तो जो ये अंतर है बेसिकली एक तरह से प्रॉफिट है 495 का। ये क्या है? आरबीआई का प्रॉफिट है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं सीनियरेज। ये यही बात होगी, सपोज को मैं नोट छापूं अपनी मशीन में, मेरे को 10 रुपए खर्चा हुआ, मैंने 1000 रुपए का नोट छाप दिया, तो 990 रुपए मेरा प्रॉफिट है नहीं है। ऐसे सेम आरबीआई का है। आरबीआई ने 5 रुपए खर्च करके 500 का नोट छापा, तो 495 क्या है? 495 आरबीआई का प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। उसकी जो लिस्ट है, उसके जो असेट वगैरह की लिस्ट में है, वो प्रॉफिट में शामिल कर लिया जाएगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं सीनियरेज। सबसे बड़ी इनकम का सोर्स क्या होता है? सीनियरेज होता है। 5 रुपए में आप 500 रुपए का नोट चला रहे हो, 495 आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। दिस इज कॉल्ड सीनियरेज। इसके बाद आरबीआई और कई सारे काम करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता बेचता है, उसमें उसको प्रॉफिट होता है। कई बार बैंकों को उधार देता है, रेपो रेट वगैरह में आपने देखा होगा। कई सारा क्या वो करता है, आरबीआई रेपो रेट में उधार देता है। तो पूरी बात सुनो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास हर साल कहीं ना कहीं से पैसा आता है। सीनियरेज आ गया, सीनियरेज से इसको प्रॉफिट हुआ। इसने क्या किया था, पहले गवर्नमेंट के जो बॉन्ड वगैरह खरीद रखे थे उसको बेचा महंगे दाम पर, या उससे इंटरेस्ट मिला तो वो आएगा, इंटरेस्ट वगैरह आ जाएगा। कुछ इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट के रूप में बैंकों को उधार दिया था, तो वहां से ब्याज मिला, तो रेपो रेट पे इनकम कमाई। ये सब करके इसको समझ को पैसा आया 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्टाफ की सैलरी वगैरह निकल जाएगी, समझ को 10,000 करोड़ रुपए, इसका जितना भी ऑपरेशनल खर्च था वो निकल गया। अब बचा कितना? 90,000 करोड़ रुपए। तो 90,000 करोड़ रुपए अब कायदे से क्या हुआ? बचा हुआ पैसा कहां जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा, शेयर होल्डर को है। तो ऐसा नहीं करता दोस्तों, ये कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए बचा लेता है। जैसे समझ को इसने 40,000 करोड़ रुपए क्या किया, 40,000 करोड़ रुपए इसने अपने एक साइड में कर लिए। कभी इमरजेंसी देश में मान लो फाइनेंशियल इनबैलेंस हो जाए, फाइनेंशियल वो क्या एक इमरजेंसी आ जाए, देश में एकदम से पैसा खत्म हो जाए, बिल्कुल दिवालिया होने का कगार पाया जाए, जैसा कि कौन आ रहा है? पाकिस्तान। तो ऐसे इमरजेंसी स्थिति के लिए आरबीआई क्या कर चाहता है? अपनी बैलेंस शीट को, अपने पास पैसे को ज्यादा रखना चाहता है। तो ये 40,000 करोड़ रुपए अपने पास रखेगा और 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। तो ऐसा करते करते दोस्तों इसने हर साल ऐसे पैसे जोड़ जोड़ के अपने पास मोटा ताजा 3-4 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसने क्या करे, अपनी बैलेंस शीट बना ली। इतना पैसा इसके पास खाते में जमा है ताकि इमरजेंसी में काम आ सके, ठीक है बात यहां तक। लेकिन दोस्तों ये आरबीआई के पास इतना पैसा गवर्नमेंट को जमा नहीं। अगर आरबीआई के पास 3-4 लाख करोड़ रुपए के आसपास जमा है, तो 2018 में बेसिकली ये हुआ था, 2018 में लगा गवर्नमेंट को कि ये जो आरबीआई के पास इतनी बैलेंस शीट, इतना पैसा पड़ा 3-4 लाख करोड़ का, ये ब्लॉक है एक तरह से। क्या है? 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ये क्या कर रखा है, ये पैसा ब्लॉकड हो रखा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा, आरबीआई ने अपनी तिजोरी में रख रखा है, कोई काम नहीं आ रहा, कोई निवेश नहीं हो रहा। तो क्या करो, पैसा हमको दो भाई, हम आपके 100% ओनर हैं। क्या है 100% ओनर? कौन है? भारत सरकार है। 100% शेयर होल्डिंग हमारे पास है। तो ये पैसा आप हमको दो, 2 से 3 लाख करोड़ रुपए इसमें से आप दे दो। इमरजेंसी के लिए आप थोड़ा कम पैसा रखो, इतनी कोई सी इमरजेंसी नहीं आ रही, देश की स्थिति बढ़िया है, जबरदस्ती इमरजेंसी के बहाने में आपने क्या कर रखा है, इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। हम आपके 100% शेयर होल्डर है, तो 2 से 3 लाख करोड़ रुपए हमको दे दो, और बाकी आपकी जो राशि है वो कम रखो। ये गवर्नमेंट ने चाहा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने चाहा तो आरबीआई इसको जमेगा क्या? आरबीआई कहना कि भाई देश में इमरजेंसी कब आ जाए किसी को पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दिवालिया होने का देश पहुंच जाए, तो हमारे पास इतना बैलेंस हो, देश का सबसे बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक, अगर आरबीआई के पास पैसा नहीं होगा तो कहां से पैसा की व्यवस्था होगा? तो देश आरबीआई के पास जमीन नहीं है। आरबीआई को ये जमीनी बात की, आरबीआई ने कहा भाई इतना बड़ा डिविडेंड तो हम नहीं दे सकते, हम तो जो एवरेज हर साल देते आए 40-50 हजार करोड़ के आसपास वो दे सकते हैं, जो जनरल होता है, लेकिन अलग से जो हमने सेफ करके रखा है इमरजेंसी के लिए, उससे आपको पैसा नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने दबाव बनाया, तो जो 2018 में गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब, ये उर्जित पटेल साहब ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। फिर इसके बाद विरल आचार्य साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, ठीक है। बात इसके यहां तक बात ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फिर एक होता है, तो ये ऐसा चलता रहा, विरल आचार्य ने इस्तीफा दिया कि काम नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने फिर एक सेक्शन 7 इस्तेमाल करने की धमकी दी। बेसिकली आरबीआई एक्ट 1934, इसका एक एक्ट है सेक्शन 7। इस सेक्शन 7 कहता है कि वैसे तो आरबीआई क्या ऑटोनॉमिक संस्था है, ऑटोनोमस है, अपना डिसीजन खुद लेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी इसका डिसाइड। गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका डिसाइड नहीं करेगी। लेकिन सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है,
तो क्या कर सकती है वो, आरबीआई को कोई भी काम करने का ऑर्डर दे सकती है। क्या कर सकती है? ऑर्डर दे सकती है। मतलब ऐसी स्थिति में आरबीआई को गवर्नमेंट का ऑर्डर की पालना करना कंपलसरी है, ये सेक्शन 7 कहता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो एक्ट बना था बेसिकली 1935 के आसपास से लागू है और अब हो गया 2023। आज दिन तक इस सेक्शन 7 का एक बार भी यूज नहीं हुआ, सिंगल यूज नहीं है। कभी भी किसी गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं किया कि भाई वो आरबीआई की उसकी मर्जी के खिलाफ, आरबीआई की इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी इस सेक्शन 7 का इस्तेमाल करके कोई काम करा ले। आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम भी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, केवल धमकी दी थी। गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है, आरबीआई हमारी बात नहीं सुन रहा, पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो हम सेक्शन 7 का इस्तेमाल करेंगे। और सेक्शन 7 के तहत अगर कोई ऑर्डर गवर्नमेंट करती है तो आरबीआई को मानना कंपलसरी है, फिर वो आरबीआई मना नहीं कर सकता। तो आरबीआई ने इसने ऐसे धमकी दे दी, तो धमकी का उन्होंने पालना नहीं करी। उर्जित पटेल साहब ने क्या किया? इस्तीफा देके निकल गए वो। तो ठीक है बात इसको। फिर इसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि क्या करें, 2018 में इन्होंने सुना नहीं बात उनकी, उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसा तो ये जितने भी इकोनॉमिस्ट टाइप के गवर्नर बनते हैं हमारी बात सुनते नहीं है, तो गवर्नमेंट को अपनी बात सुनाने के लिए क्या करो, अपना आदमी बनाओ यहाँ पे। तो नवंबर 2018 में फिर ये आए जो अभी गवर्नर है, शशिकांत दास जी। शशिकांत दास जी का आपकी तारीफ सुन लो। ये गवर्नमेंट के ही आदमी है बेसिकली। ये तो आईएएस है, रिटायर्ड हो चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, रिटायर्ड आईएएस है। लेकिन वंस अपॉन ए टाइम 2015 से 17 ये भारत सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उसका सेक्रेटरी थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है ना, उसमें सेक्रेटरी थे। सोचो, वित्त विभाग का वित्त फाइनेंस मिनिस्टर से लड़ाई चल रही है आरबीआई की, लेकिन आरबीआई का गवर्नर कौन बना दिया? वो वित्त विभाग में जिससे लड़ाई चल रही थी वो भी सेक्रेटरी आ गए यहाँ बन के। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक जो अफेयर्स के सेक्रेटरी थे शशिकांत दास जी, इन्हीं को क्या किया? आरबीआई का गवर्नर बना दिया। अब ये मना करेंगे? बताओ, गवर्नमेंट ने अपना ही आदमी जो कल तक अपने साथ था उसी को आरबीआई का गवर्नर बना दिया, तो ये मना करेंगे? तो ये मना नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद में फिर क्या करें, इन्होंने कोई तरकीब सोची, कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे तो बुरा मानेंगे, तो एक कमेटी बना दो। भाई आप जानते हो कोई भी चीज ढोल नहीं हो भारत में, तो एक कमेटी बना देते हैं ताकि कमेटी के माथे पड़ जाए। तो इसको कहते हैं बिमल जालान कमेटी। ये बिमल जालान कमेटी बनाई, तो बिमल जालान कमेटी ने कई सारी स्टडी करी कि भाई ठीक है कि आरबीआई के पास जो इतना पैसा है उतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये था। तो इन्होंने कहा कि ठीक नहीं, ऐसा तो नहीं है। दुनिया भर का स्टडी किया, भाई अमेरिका के सेंट्रल बैंक के पास कितना पैसा है, जापान के पास कितना पैसा, पूरा स्टडी किया। और इन्होंने ये कहा कि भाई आरबीआई के पास पैसा ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, इतना पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, 1.676 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर कर दो, भाई इसकी आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली ये 1.76 लाख करोड़ रुपए अगस्त 2019 में गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। गवर्नमेंट ने इसको फिर पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दिया। यहां तक ये बात ठीक थी। तो सर पे ये ठीक थी, तो ये विरल आचार्य कहां कूद गए? ये विरल आचार्य बेसिकली पूरी घटना घटी थी 2018 की। ये 2018 में पूरा एक केस चल रहा था, तब ये क्या था, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। और डिप्टी गवर्नर भी कौन से? जो मॉनेटरी पॉलिसी को देखभाल करता है उसके डिप्टी गवर्नर थे। सबसे पावरफुल डिप्टी गवर्नर यही होता है, 4 में से 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें सबसे पावरफुल यही होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं। तो ये डिप्टी गवर्नर थे, इन्होंने सब कुछ देखा। तो इनका ये कहना है कि भाई जो 2018 में एकदम से सपना क्यों आया गवर्नमेंट को कि 2 से 3 लाख करोड़ रुपए हमको लेके आओ, 2 से 3 लाख करोड़ रुपए हमको दो। बेसिकली इसका रीजन था कि मई 2019 में चुनाव आ रहे थे। आप सबको पता है अप्रैल मई में, जो अप्रैल मई है 2019 में जो लोकसभा के चुनाव थे, अभी अप्रैल मई 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो ये चुनाव थे। चुनाव के टाइम गवर्नमेंट क्या चाहती है? पब्लिक वेलफेयर को ज्यादा पैसा खर्च करो वेलफेयर स्कीम में। तो ये वेलफेयर स्कीम में खर्च करने के लिए पैसा चाहिए था इनको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। और पैसा कहां से लाओगे? आरबीआई से लेके आओ। तो इसलिए क्या किया, पूरा खेल इन्होंने किया, आरबीआई पे दबाव डाला ताकि ये अपने चुनाव के लड़ने के लिए जो खर्चा हो रहा है, मतलब चुनाव बेसिकली अपने पर्सनल काम के लिए नहीं कह रहा मैं, पर्सनल काम के लिए नहीं, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है पब्लिक पे, अगर गवर्नमेंट के पास 2 लाख करोड़ रुपए अचानक से आ जाएंगे तो कोई स्कीम लॉन्च कर देगी किसानों के लिए, कोई स्कीम लॉन्च कर देगी मजदूरों के लिए या किसी भी और प्रकार से, तो उससे क्या होगा, उनके वोट अट्रैक्ट होंगे। तो इनका यही कहना था कि भाई चुनाव के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट खर्च कर सके, इसलिए आरबीआई से दबाव बनाया और पैसा लिया और हमने इसको मना कर दिया। इसलिए उर्जित पटेल को भी जाना पड़ा और इनको भी बाद में इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कह रहे थे। तो अब इससे क्या हो रहा है, जो अपोजिशन क्या करेगा, गवर्नमेंट पे अटैक करेगा कि गवर्नमेंट देखो अपने बेनिफिट के लिए, अपने वोट अटैक करने के लिए एक आरबीआई जैसी बड़ी संस्था उस पर दबाव डाल रहे हैं ताकि जबरदस्ती पैसे लेके आए। तो इनका ये कहना था भाई आरबीआई के पास बड़ा पैसा होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में काम आ सके, ना कि ऐसा उसमें ले लो जबरदस्ती, गवर्नमेंट खर्च कर दो, खत्म हो गया पैसा वो। तो ये था पूरा मामला। हालांकि जो मेरा फाइनल ओपिनियन है दोस्तों, वो बीजेपी समर्थकों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन पसंद नापसंद की बात नहीं होती। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स होती है।
कोई भी गवर्नमेंट गलती कर सकती है, हर गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती है। 100% तो कोई भी गवर्नमेंट बढ़िया नहीं है, 100% ना बीजेपी बढ़िया, ना 100% ना कांग्रेस बढ़िया है। तो फाइनल ओपिनियन मेरा ये है कि भाई गवर्नमेंट यहाँ गलत थी, गवर्नमेंट यहाँ क्या थी, रॉन्ग थी। गवर्नमेंट को एक इलेक्शन लड़ना ठीक है, अपनी मजबूरियां, लेकिन एक आरबीआई क्या है, एक टेक्निकल संस्था है जो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से काम लेता है। इकोनॉमी के दृष्टिकोण से गवर्नमेंट की तरफ संकीर्ण नहीं सोचता। गवर्नमेंट हमेशा क्या होती है, संकीर्ण सोचती है, निरस होती है, चुनाव के टाइम सोचती है 6 महीने बाद चुनाव, तो मैं मुझे 6 महीने बाद चुनाव में जीतना है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा इंस्टीट्यूशन चुनाव के चक्कर में नहीं देखता, ये लॉन्ग टर्म देश देखता है, लॉन्ग टर्म विजन रखता है, हमेशा से लंबे टाइम के लिए देखता है कि आने वाले 10-20 साल में देश की इकोनॉमी मजबूत रहे, सबके बारे में देखता है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचता। अगर आरबीआई की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आरबीआई जो नोट छापता है पूरी दुनिया में, इंडिया में नोट जारी करता है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो कभी कोई इमरजेंसी देश में आ गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी पैदा होगी, कुछ भी हो गया, तो फिर वो देश को बचाएगा कैसे। तो इसलिए आरबीआई की बैलेंस शीट मजबूत होनी चाहिए, आरबीआई के पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए, ताकि कभी इमरजेंसी पड़ जाए, कोई महामारी आ जाए, कोई और घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उससे लड़ने के लिए उसके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में हो। तो कहीं ना कहीं मेरी ओपिनियन में भी ये, मैं इसको गलत मानता हूं, ऐसा गवर्नमेंट को दबाव डाल के ऐसे करके उसको नहीं करना चाहिए था। हालांकि जो दमदार गवर्नर थे उन्होंने तो इसको मना कर दिया, लेकिन फिर शशिकांत दास जी आ गए। शशिकांत दास जी तो गवर्नमेंट ने भेजे इस काम से, तो उन्होंने इसको कर दिया, नहीं तो मेरे नजर में तो नहीं करना चाहिए था। तो पूरी कहानी ये थी दोस्तों, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।